गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर है 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 3.3 व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में बच्चों, इसलिए आप इसको लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने पर्सनल नोट्स बनाइएगा। ये कहता है कि ऐसा क्या है भारत में कि भारतीय जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक कहलाते हैं। भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक क्यों कहलाते हैं? ऐसा क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक बनाती है? इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। We get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. बच्चों, हम लोग अक्सर समाचारों में, न्यूज़ चैनल में, पेपर, अखबार वगैरह वगैरह लोगों के मुंह से सुनते हैं, है ना, ऑफिशियली अनऑफिशियली, कि चुनाव होते हैं, चुनावों में किस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं, कौन से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया गया, आदि आदि, है ना। वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, चुनाव में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या हैं, इनको पॉइंट्स में बताया है। फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। कभी कभी हमको ये सुनने में आता है कि वोटर लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों के नाम होते हैं जो कि वास्तव में होते ही नहीं। उस पोलिंग बूथ से रिलेटेड या उस एरिया में वो व्यक्ति होता नहीं है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में होता है। या फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है और उसके नाम पे कोई वोट डाल के चला गया, ऐसा होता है। और कभी कभी ये भी शिकायत मिलती है कि जो वास्तव में वोटर है, उस एरिया का रहने वाला है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, है ना। मतलब एक्सक्लूज़न है। जो जेन्युइन केस है, यानी जो सही नाम है, उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस तरह की बातें हमको सुनने में आती है। दूसरा है, ये सारी इलेक्शन में क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, है ना, जो रिपोर्ट्स हमको मिलती है उसके आधार पे ये पॉइंट्स बनाए गए हैं बच्चों। सेकंड है मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। बच्चों, अक्सर हमको सुनने में आता है कि जो पार्टी सरकार में होती है और चुनाव की घोषणा हो जाती है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, वो एकदम से उसको हटा दिया जाए कि भैया तुम अब हट जाओ, अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, अब तुम हट जाओ, अब चुनाव होंगे। नहीं, वो जो गवर्नमेंट होती है करंट में, वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्था को एग्जीक्यूट करना होता है। तो गवर्नमेंट को नहीं, हालांकि गवर्नमेंट के जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिंग पावर्स होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको सीज कर दिया जाता है। चुनाव में सरकार या उसके मंत्री कोई भी पॉलिसी रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी पब्लिक सर्वेंट का ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सर ये आरोप लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का यूज़ करती है इलेक्शन कैंपेन्स में।
चुनाव अभियान में जैसे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना, या और भी बहुत सारी चीज़ों का, पुलिस का इस्तेमाल करना, है ना, अपने चुनाव प्रचार में। और इस समय डायरेक्टली तो बचते हैं वो लोग, लेकिन इनडायरेक्टली जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट मशीनरी का। जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी मशीनरी है, सरकार की जो भी व्यवस्था है, उसका उपयोग करने की कोशिश वो लोग करते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी राजनीतिक दल शासन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। बड़े राजनीतिक दल और या जो बहुत पैसे वाले ताकतवर जो उम्मीदवार होते हैं, वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं, बहुत पैसा बहाते हैं चुनाव जीतने के लिए। अब वो पैसा किस तरीके से खर्च करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। मतलब आप देखते होगे, आप एक्सपीरियंस करते होगे, अनुभव करते होगे। ठीक है। वो मतलब यहाँ तक खबरें आती हैं कि वो पार्टियां करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वाइन प्रोवाइड करते हैं और कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब खूब पैसा खर्च करते हैं। ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। बच्चों, ये जो आरोप लगता है इंटिमिडेशन और रिगिंग, इसमें क्या होता है बच्चों कि रिगिंग मीन्स होता है फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट वोट्स। It includes stuffing ballot boxes by a few person using the votes of other, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. बहुत तरीके से इसमें जो है भ्रष्टाचार होता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है बच्चों कि पोलिंग डे यानी जिस दिन मतदान होता है, मतदान के दिन जिस दिन वोट डाले जाते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में कहीं ना कहीं ज़रूर बताया कि बहुत सारी जो राजनीतिक दल या बहुत से जो ताकतवर कैंडिडेट होते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जिनको हम मनी और मसल पावर वाले जो कैंडिडेट होते हैं, वो क्या करते हैं, कई तरह से मैल प्रैक्टिसेस करते हैं चुनाव जीतने के लिए। कभी कभी क्या होता है, वो पोलिंग बूथ को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं, और पोलिंग बूथ में जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी चुनाव अधिकारी, मतदान अधिकारी जो होते हैं, उन पर दबाव डालकर उनको आतंकित करके अपने फेवर में वोट डलवाते हैं, या वोटर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रेटनिंग देते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं, आपको हमारे पक्ष में ही वोटिंग करनी है। या एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से कई वोट डाल देता है ना। एक व्यक्ति है जो कई नामों से बार बार आकर के और वोट डाल देता है। ठीक है। या मतलब जो उसके जो कैंडिडेट के को जो ताकतवर कैंडिडेट होता है, बाहुबली कैंडिडेट होता है, वो और किसी के वोट पड़ने ही नहीं देता, वो अपने हिसाब से सारे वोट, और या फिर ऐसे मतदाताओं को ही अंदर आने दिया जाता है जो किसी खास उम्मीदवार को ही वोट दें। इसके अलावा और
जो विरोधी या किसी विपक्षी को वोट देने वाले जो लोग हैं, जिनको कि जान रहे हैं कि नहीं ये हमको वोट नहीं देगा, तो उसको पोलिंग बूथ के अंदर ही नहीं आने दिया जाता। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, और इनमें जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो सूचनाएं मिलती हैं, ये सही भी पाई जाती हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। ठीक है, हम बहुत नाखुश होते हैं जब हम इस तरह की रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल में देखते हैं, लेकिन सौभाग्यवश ये जो चीज़ें होती हैं वो ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि ये मास लेवल पर जीत या हार तय कर सकें, या ऐसा हो कि भाई इस तरीके की वजह से कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया हो, या कोई पार्टी पूरा मेजॉरिटी में आ गई हो, उसको बहुत सारी सीटें मिल गई हों। इतने पैमाने पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, छुटपुट लेवल पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं। दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? यदि हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछें तो चीज़ें वो एकदम साफ हो जाएंगी। वो प्रश्न ये है कि क्या कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत जाए और सत्ता में आ जाए, यानी उसकी सरकार बन जाए, वो भी इसलिए उसकी सरकार बन जाए कि उसने चुनाव में गड़बड़ियां करके चुनाव जीता है, बल्कि उसको लोकप्रियता हासिल नहीं है। यानी उस राजनीतिक दल को लोकप्रियता हासिल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाकर गड़बड़ियां कर कर चुनाव जीत जाए और सरकार बना ले। क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है, संभव है? नेवर, कभी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकप्रियता के बिना कोई राजनीतिक दल सरकार बना ले, सिर्फ गलत तरीके अपना करके चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी चीज़ें जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो बताई हुई हैं। देखो, फर्स्ट हेडिंग है आपकी स्क्रीन पे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। बच्चों, भारत में जितने भी चुनाव हैं, जो कॉमन इलेक्शन है, जो आम चुनाव की जनरल इलेक्शन जिनको बोलते हैं, लोकसभा का या कोई भी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी एक संवैधानिक संस्था के हाथ में है। बच्चों, मेरी ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, एकदम। मैंने जो शब्द कहा संवैधानिक संस्था, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, उसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे हमारी जुडिशरी है। हमारी जुडिशरी जो है, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का दबाव नहीं चलता, स्वतंत्र निर्णय लेती है हमारी न्यायपालिका। उसी तरह से बच्चों, भारत का चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the election. सबसे साधारण सा और सरल सा तरीका है ये पता लगाना कि चुनाव जो हैं वो स्वच्छता
ईमानदारी से करवाए गए हैं या नहीं, वो ये देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे देश में चुनाव आखिर करवाता कौन है। इससे क्लियर हो जाएगा, आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या जो अथॉरिटी है, जो चुनाव करवाने वाली अथॉरिटी है, क्या वो सरकार से स्वतंत्र है? और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? और क्या उस बॉडी को, चुनाव करने वाली उस बॉडी को सरकार या जो शासन में राजनीतिक दल है प्रेशराइज कर सकता है, उस पर किसी भी तरह का दबाव डाल सकता है या उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है वो राजनीतिक दल? डू दे हैव एनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्या उस अथॉरिटी के पास, उस बॉडी के पास, यानी चुनाव आयोग के पास क्या पर्याप्त शक्तियां होती हैं कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सके? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर? और यदि उसके पास पावर है, शक्ति है, तो क्या वो उन शक्तियों को वास्तविक रूप से उनका उपभोग करता है? बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों। अब इनका आंसर हमें मिलेगा अपने देश के लिए। क्या द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे देश के लिए सकारात्मक है। कैसे? इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में जो भी चुनाव होता है वो एकदम स्वतंत्र और बहुत ही शक्तिशाली संस्था इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के द्वारा हमारे देश में करवाया जाता है। इट एन्जॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज। बताया मैंने पहले, ये भी बताया कि हमारा जो देश में, हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, इसको उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी कि हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव आयोग, भारत में चुनाव करवाने वाले सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। लेकिन एक बार अगर यदि इनका CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया तो वो न तो राष्ट्रपति और न ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि CEC साहब अगर अपॉइंटमेंट हो गए, इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो सरकार उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकती। किसी भी तरह का दबाव डाल करके उनके निर्णयों को परिवर्तित कर देना, ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. यदि शासन वाला जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल सरकार में है, या सरकार कमीशन को, इलेक्शन कमीशन की बातों को, उसके काम को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो भी ये लगभग असंभव है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया जा सके। बिल्कुल असंभव है ये। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और विश्व में बहुत कम ऐसे चुनाव आयोग हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा, भारतीय चुनाव आयोग जितनी शक्तियां प्राप्त हों। बहुत कम ऐसे चुनाव करवाने वाले बॉडी वर्ल्ड में है। एक मिनट बच्चों, हाँ, अब देखो इसके बारे में पॉइंट बताया हुआ है।
बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग।